Hello everyone and welcome to my channel. Today's video I'm going to be explaining you the chapter number 1 of class 6 ICSE board computers, that is types of computers and computer languages. Before starting मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो ये चैप्टर है इसका ये पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन करा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अगर आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो आपकी स्क्रीन पर एक लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, और आपका बाकी का जितना भी चैप्टर बचेगा मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो पार्ट 3 बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरी फेसबुक पेज से मिल जाएंगे, जो कि मैंने अभी डाला नहीं, बट आई विल अपलोड आफ्टर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से। The set of instructions we give to a computer to complete a task is called a program, and thus computer languages are also known as programming languages. जो इंस्ट्रक्शंस का सेट हम एक कंप्यूटर को देते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। और इसी वजह से जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनका जो सेकेंड नेम है उनको हम और कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। All computer languages are categorized into different generations, each generation having some specific features. जो सारी की सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो different generations में categorized हैं, जिसमें से हर एक जनरेशन में कुछ स्पेसिफिक या आप कह सकते हैं कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। We all need a language to communicate with one another. Similarly, in order to communicate with a computer, we need a language that is understandable by the computer. हम सभी को एक लैंग्वेज चाहिए है अपनी थॉट्स को कन्वे करने के लिए, अपनी इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम सबको एक लैंग्वेज चाहिए होती है। इसी तरीके से जो एक कंप्यूटर है उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं या फिर हमें अपने थॉट्स कन्वे करने हैं। सो हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए, एक ऐसी भाषा चाहिए जो कि कंप्यूटर समझ सके, वो अंडरस्टैंड कर सके। Many different languages have been developed for performing different types of work on the computer. बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप करी जा चुकी हैं ताकि जो कंप्यूटर है उस पे डिफरेंट अलग अलग टाइप के वर्क करे जा सके, अलग अलग टाइप के काम करे जा सके। इसलिए बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप करी जा चुकी हैं। All computer languages are categorized into two types. सारी की सारी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के प्रकार। द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर द टू टाइप्स। दो टाइप की कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, जो एक पहली है लो लेवल लैंग्वेज और जो दूसरी है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। The computer does not understand the instructions in English or any other language that we use to communicate with each other. हमें अगर किसी से बात करनी होती है, अपने थॉट्स को कन्वे करना होता है, हमें कम्युनिकेट करना होता है, तो हम इंस्ट्रक्शंस या तो इंग्लिश में देते हैं फिर किसी और लैंग्वेज में देते हैं। बट जो कंप्यूटर है वो ये वाली लैंग्वेज नहीं समझता, वो इंग्लिश नहीं समझता, वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता जो हम यूज करते हैं। इट ओनली अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस इन लो लेवल लैंग्वेजेस और 0 and 1। वो सिर्फ और सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में समझता है, या फिर आप कह सकते हैं 0 and 1 में समझता है। तो हो सकता है मे बी आपने क्लास 4th या 5th में पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट्स के बारे में, तो बाइनरी डिजिट्स ही होते हैं 0 and 1। नहीं पढ़ा तो कोई इश्यू नहीं है, मैं ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ, बाइनरी डिजिट्स ही 0 and 1 होते हैं। Main function of a low-level language is to operate, manage and manipulate the hardware and system components. जो लो लेवल लैंग्वेज का मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन मतलब जो मेन काम है वो क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर आप सबको पता है, जो कंप्यूटर का पार्ट हम टच कर सकते हैं बाहर से, जैसे कीबोर्ड, माउस,
एंड ऑल, हम अपनी स्क्रीन जो होती है मॉनिटर हम उसको टच कर सकते हैं, तो ये सब हार्डवेयर हो गए। तो जो ये हार्डवेयर और जो सिस्टम जैसे सीपीयू के अंदर का जो है पार्ट्स, कंपोनेंट्स, उन सब को ऑपरेट करना, यानी ऑपरेट मींस उसको वर्क करवाना, मैनेज करना और मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मींस कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, ठीक है, कंट्रोल करना। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आई एम राइटिंग इट, कंट्रोल करना किसका काम होता है? लो लेवल लैंग्वेज का। तो आगे बढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नेमली मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रुप है मशीन लैंग्वेज और सेकंड ग्रुप है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो है लो लेवल लैंग्वेज और जो सेकंड है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है वो अपने आप में ही दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो दो पार्ट्स में लो लेवल लैंग्वेज डिवाइडेड है वो होती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। Is a first generation language developed for communicating with the computer. It is written in the form of digits 0 and 1. तो जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो डिफरेंट जनरेशंस के अकॉर्डिंगली डेवलप करी गई हैं। तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है उसकी जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज, जो कि डेवलप करी गई है ताकि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपने थॉट्स, अपने इंस्ट्रक्शंस को कन्वे कर सके। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट 0 एंड 1। 0 एंड 1 जो डिजिट्स हैं उसके फॉर्म में मशीन लैंग्वेज लिखी गई है या हम लिखते हैं। इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यही केवल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली समझते हैं, यानी इसको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है बात समझने के लिए, जो कि हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया सॉफ्टवेयर क्रॉस, जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस है वो मशीन डिपेंडेंट है ना। मशीन डिपेंडेंट क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट हम किसी मशीन को या किसी कंप्यूटर को तब कहते हैं जब हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक कंप्यूटर या एक मशीन के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ जिस कंप्यूटर या जिस मशीन के लिए हमने लिखी अगर उसी में वर्क करेगा तो हम उसको कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। मैं एक बार मशीन डिपेंडेंट की आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बता देती हूँ। मशीन डिपेंडेंट मीन्स दैट इट रन्स और इज बिल्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और मशीन. If it works on one computer, then it will work only on that computer properly. तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज इज द सेकंड जनरेशन लैंग्वेज व्हिच यूजेस डिफरेंट सिंबल्स, द इंग्लिश अल्फाबेट एंड नंबर्स। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज में कि वो एक फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में, जो कि है असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबल्स में आपका हैशटैग एंड ऑल ब्रैकेट्स वगैरह सब इंक्लूडेड है, ठीक है। देन कम्स द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट हम सबको पता है A to Z 26 अल्फाबेट्स हो गए, और जो ये नंबर्स होते हैं इनका इसमें यूज होता है, इसमें लिखे जाते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ऑल प्रोग्राम्स आर रिटन इन अल्फा न्यूमेरिक कोड। सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में लिखे हैं ना। व्हाट इज अल्फा न्यूमेरिक? जब अल्फा न्यूमेरिक हम किसी चीज को तब कहते हैं जब लेटर्स प्लस नंबर्स का उसमें यूज हुआ। तो मानो आपने ऐसा लिखा जिसमें आपने लेटर्स भी यूज करा है और नंबर्स भी यूज करा है, तब वो बन जाता है अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने मशीन लैंग्वेज में पढ़ा था, उसमें सारा का सारा जो पूरी प्रोग्राम है वो 0 और 1 डिजिट्स से हो रहा है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें हमने अभी पढ़ा कि अल्फा न्यूमेरिकली हम लोग लिखते हैं। Programs written in assembly language need a software called assembler to convert it into machine language so that the computer can execute it.
तो जो भी प्रोग्राम्स हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं उन्हें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसका नाम है असेंबलर, ताकि वो असेंबलर या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, यानी असेंबलर को आप जो यूज कर रहे हैं तो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो जो भी आपने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, ताकि जो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। एग्जीक्यूट मतलब उसको रन कर सके, उस प्रोग्राम को रन कर सके। सो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का जो मेन डिफरेंस है वो यही होता है कि जो दो मेन डिफरेंस है। पहला जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मशीन लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम्स लिखते हैं वो केवल 0 एंड 1 डिजिट्स से ही आप लिखते हैं, और जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें हम डिफरेंट सिंबल्स, इंग्लिश अल्फाबेट एंड नंबर्स का यूज कर रहे हैं। आप इन शॉर्ट कह सकते हो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। और जो सेकंड डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में, वो ये है कि जो मशीन लैंग्वेज है उसमें हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। बट जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, असेंबलर की जरूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज जो कि एक फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और फिर सेकेंडली हम लोग पढ़ चुके हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में, जो कि दोनों के दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में। मतलब अब हम इन दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब है हम लो लेवल लैंग्वेजेस पूरा में आ गया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। तो अभी जो हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन थी। उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनका डेवलपमेंट ही थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। स्टार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की डेवलपमेंट से स्टार्ट होती हैं। मेन पर्पस इज टू यूज इंग्लिश। हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप करने का, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप करने का जो मेन पर्पस था वो ये था ताकि जो हम लोग हैं, हम पीपल हैं, हम लोग इंग्लिश का यूज कर सके टू राइट द इंस्ट्रक्शंस, यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड और मैथमेटिकल सिंबल्स। इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं फॉर राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस और द प्रोग्राम। हम यूज करते हैं इंग्लिश वर्ड्स का, और या फिर ऑप्शनल है मैथमेटिकल सिंबल्स। हो सकता है आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एंड स्लैश और मैथमेटिकल सिंबल्स। तो हम इंग्लिश वर्ड्स और या फिर मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करते हैं टू राइट द हाई लेवल लैंग्वेज। रिक्वायर सॉफ्टवेयर कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अभी हमने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा कि इसमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है ताकि वो कन्वर्ट कर सके इनटू द मशीन लैंग्वेज जो है असेंबलर। और यही जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है वो है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट कैटेगरी आती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, और जो फोर्थ कैटेगरी है वो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के बारे में। ऑल्सो नोन एज 3GL। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसको हम 3GL भी कहते हैं। 3GL में हमेशा दो बात याद रखना। पहली बात, GL जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। और 3GL का शॉर्ट फॉर्म है ये। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक बता रही हूँ मैं। ट्रिक ये है कि जैसे थर्ड का आपने 3 ले लिया और जी का जनरेशन का जी ले लिया और लैंग्वेज का एल ले लिया तो बन जाता है आपका शॉर्ट फॉर्म 3GL। आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस रिटन यूजिंग द इंग्लिश अल्फाबेट, मैथमेटिकल सिंबल्स एक्सेट्रा। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो कि इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करके लिखे जाते हैं, साथ ही साथ मैथमेटिकल सिंबल्स एक्सेट्रा को यूज करके हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, यानी वो आसानी से समझ में आ जाते हैं एज कम्पेयर टू द
असेंबली लैंग्वेज और जितनी भी लैंग्वेज हम पहले पढ़ चुके हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। जो इंस्ट्रक्शंस हम एक कंप्यूटर के लिए लिखते हैं, एक मशीन के लिए लिखते हैं, वही हम दूसरी कंप्यूटर या दूसरी मशीन में यूज कर सकते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस यूज किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस एक कंप्यूटर के लिए या एक मशीन के लिए लिखते हो, वो क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट होते हैं, वो दूसरे में वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या नाम हम दे सकते हैं, जो करेक्ट नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं वो ये है, मशीन इंडिपेंडेंट। अगर आपको ये नहीं लिखना है कि सेम इंस्ट्रक्शंस यूज हो डिफरेंट कंप्यूटर्स में यूज हो सकते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मशीन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट है, और जो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज है वो उसमें मशीन डिपेंडेंट होते हैं इंस्ट्रक्शंस। Needs language translators to convert instructions into machine language. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में भी हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है ताकि जो इंस्ट्रक्शंस है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जा सके, so that the computer can run the instructions. एग्जाम्पल है इसके सी, पाइथन, जावा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, ऑल्सो नोन एज 4GL। सेम जैसे थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस का 3GL है, वैसे ही फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में 4GL है। हैज ऑल द फीचर्स ऑफ अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के सारे ही फीचर्स रहते हैं। डिजाइन्ड विद फीचर्स टू इजीली स्टोर, रिट्राइव एंड मैनिपुलेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है उसमें पिछले थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के तो सारे फीचर्स हैं, बट कुछ स्पेशल जो फीचर्स है वो क्या है, हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसको स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। रिट्राइव का मैं यहाँ पे मतलब देख देती हूँ। रिट्राइव का मतलब होता है रिकवर कर सकते हैं, यानी अगर आपका लॉस हो गया है कोई डेटा का तो वो वापस भी आ सकता है। एंड मैनिपुलेट, नाउ मैनिपुलेट का मैं मतलब आपको बता चुकी हूँ, कंट्रोल करना। ठीक है, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोर और रिकवर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। यूजर्स कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूजिंग इंग्लिश, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इंग्लिश का यूज करके, यूजिंग इंग्लिश एक्सेस कर सकते हैं। इंग्लिश का यूज करके इसलिए क्योंकि जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को डेवलप करने का मेन फंक्शन था, वो यही मेन पर्पस था, वो यही था कि हम लोग इंग्लिश का यूज कर सकें। Widely used in schools, colleges, banks, libraries, offices, etc. to store records. ये कहाँ यूज किए जाते हैं, वाइडली यानी मोस्ट पॉपुलर होते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बैंक्स में, लाइब्रेरीज, ऑफिसेज, एक्सेट्रा 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 में वो जगह आती हैं, स्कूल, कॉलेज, बैंक्स और लाइब्रेरी, ऑफिस के अलावा जहाँ पे रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होता है। नाउ इसके एग्जाम्पल क्या है, ओरेकल, SQL बेस, दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग है, इसमें ध्यान से देखना। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में है उसके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे सी, पाइथन और जावा, और जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज उसके एग्जाम्पल होते हैं ओरेकल, SQL और बेस। If this video was helpful for you, then please like and share my video with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Before ending this video, I would like to tell you all कि आपको अगर notes access करने हैं तो आपको जो मेरा Facebook पेज से आप access कर सकते हैं इस chapter के notes। जल्दी ही मैं part 3 भी इसका बना के upload कर दूंगी, so that आपका ये chapter complete हो जाए। part 3 में मैं पूरा जो भी बचा आपका compiler, interpreter और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब मैं आपको कवर करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक पार्ट 3 होगी इस चैप्टर की। So bye bye and take care, and now I will meet you in my next video. Thanks for watching. Bye bye.